हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह के हथियार रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में यूज़ हो रहे हैं। तो इनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। यूक्रेन की तरफ से भी, रशिया की तरफ से भी कुछ प्रोमिनेंट जो वेपन्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। बाकी मैं आपको बता दूं, आप कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं तो होली 21 तक डिस्काउंट कोड आप यूज़ कर सकते हैं, VIRO33। ये हमारे सभी कोर्सेज पे अप्लाई होगा। सो इफ़ यू वांट टू अवेल डिस्काउंट यू कैन यूज़ दिस कोड। अब देखिए, रशिया का इन्वेजन, यूक्रेन का बोल लो, ऑल्दो रशिया इन्वेजन वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता। इट्स लाइक अ कॉन्फ्लिक्ट या फिर मिलिट्री ऑपरेशन वो इसको बोल रहे हैं। ऑलमोस्ट 24 फरवरी को ये शुरू हो गया था और लार्जेस्ट मिलिट्री रिजॉल्ट एक तरह से हमें लग रहा है एक यूरोपियन स्टेट का दूसरी स्टेट पे। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इतना बड़ा कन्फ्लिक्ट हमने देखा नहीं है। वेस्टर्न कंट्रीज शुरू में ऐसा लग रहा था कि इनिशियल बैटल प्लान रशिया का यही होगा कि यूक्रेन की गवर्नमेंट जो कीव में है उसको गिरा देगी, लेकिन आज बहुत लंबा ये कन्फ्लिक्ट खिंचता हुआ हमें नज़र आ रहा है। यूक्रेनियन सिटी जो है, अगर आप देखेंगे, सदर्न नाइप्रो रिवर जो है, पोर्ट है ऑफ खेरसन, किस तरह से डिवाइडेड है और रिवर का भी रोल है इसमें कि किस तरह से ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इंक्रीज, टाइमिंग इसकी अभी इंक्रीज होती जा रही है क्योंकि वन साइड जो रिवर का है रशिया ऑलमोस्ट कंट्रोल कर चुका है। अब देखिए, फर्स्ट वीक जो मिलिट्री इस ऑपरेशन का था, रशिया ने अपने जो स्ट्रैटेजिक स्ट्राइक्स हैं, मिलिट्री टारगेट्स हैं, उसके लिए काफ़ी चीज़ें यूज़ की। क्रूज मिसाइल्स यूज़ की, ग्राउंड अटैक्स किए और मेजर सिटीज़ पे बम्बार्डमेंट्स करना शुरू किया। रॉकेट्स यूज़ हुए हैं, क्लस्टर म्यूनिशंस यूज़ हुई हैं। अब रशिया कहता है कि वो रिस्ट्रेन रख रहा है कि सिविलियन कैजुअलिटीज़ ना हो, मिलिट्री पे अटैक हो रहा है, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे अटैक हो रहा है। बट देन वी आर वॉचिंग वीडियोज़ ऑन आर न्यूज़ चैनल्स जहाँ पे हमको दिख रहा है रेजिडेंशियल एरियाज़ में भी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी बहुत तबाह हो रहे हैं, सिविलियन कैजुअलिटीज़ भी हो रही हैं। इससे बहुत सारे यूक्रेनियंस अपना देश छोड़ के एज अ रिफ्यूजी बाकी नेशंस में भाग रहे हैं। इंडिया ने भी किस तरह से इंडियंस को वहाँ से निकाला। तो यहाँ पे किस तरह के वेपन्स यूज़ हो रहे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। सो नंबर 1 हियर इज़ जैवलिन मिसाइल्स। ये मिसाइल्स क्या हैं? यूएस और एस्टोनिया ने ये मिसाइल सप्लाई की थी यूक्रेन को विद जैवलिन मिसाइल्स और बाकी का एम्यूनिशन। और जैवलिन मिसाइल्स जो हैं इनको FGM-148 भी कहा जाता है। इनको स्पेशली डिज़ाइन किया गया है, ये टैंक्स को तबाह कर सकती हैं। राइट, टैंक्स आपको पता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो ये काफ़ी पोर्टेबल हैं, अपने कंधे पे रख के एक इंसान इसको लॉन्च कर सकता है। लाइट होती हैं, काफ़ी लाइट वेट हैं, मतलब कंपैरेटिवली। अगर आप मिसाइल वर्ड सुनते हैं तो हमें लगता है कि बहुत हैवी है, बट कंपैरेटिवली इट्स लाइटर। और इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि ये टैंक को ऊपर से टैंक पे गिरती है, क्योंकि उसका जो आर्मर है, टैंक का जिस तरह स्ट्रक्चर होता है ऊपर से वो थिन होता है, बाकी जगह वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, शायद उस पर इतना भी असर ना हो, तो ये ऊपर से जाके अटैक करती है। रेंज इसका 4.5 किलोमीटर्स तक है और इसको बाकी गाड़ियों पे, बिल्डिंग्स पे या कोई एयरप्लेन है, एयरक्राफ्ट है जो काफ़ी नीचे उड़ रहा है, लो फ्लाइंग है, उसको उस पर अटैक करने के लिए इस मिसाइल को यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, जैसे ये टैंक है, ये देखिए जैवलिन यूज्ड इंफ्रारेड सिस्टम टू लॉक ऑन टू इट्स टारगेट। इसमें इंफ्रारेड सिस्टम लगा होता है, टारगेट को लॉक इन किया जाता है। जैसे यहाँ पे आपको टैंक नज़र आएगा, तो जैसे ऊपर से अटैक करने का क्या मतलब है, ये इस तरह से इसका ट्रैजेक्टरी जाता है और देखिए इस तरह से ऊपर से ये अटैक करती है। सो ऐसा नहीं है कि यहाँ से डायरेक्ट भी तो लग सकता है ना निशाना, लेकिन डायरेक्ट नहीं लगा के ये टैंक के ऊपर से अटैक करती है, ये इसकी स्पेशलिटी है। नेक्स्ट इज योर कैलिबर क्रूज मिसाइल। अब ये कैलिबर क्रूज मिसाइल क्या है? अब देखिए, रशियन मिलिट्री ने वॉर प्लेन्स कैलिबर क्रूज मिसाइल्स को यूज़ किया है, काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ जो हैं यूक्रेन में उसको हिट करने के लिए। काफ़ी प्रिसिशन का वेपन है ये, और यूक्रेनियन मिलिट्री फैसिलिटीज़ या गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उनको टारगेट किया जा रहा है इन मिसाइल्स के द्वारा, कीव में, खार्किव में, रेजिडेंशियल एरियाज़ में। और इस वजह से सिविलियन कैजुअलिटीज़ इस कैलिबर मिसाइल की वजह से ही बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो इसको यूजुअली लॉन्च किया जाता है सबमरीन या नेवल शिप से यूजुअली। फायरिंग रेंज इसकी अप्रॉक्सीमेटली 2000 किलोमीटर है। ऑपरेशनल ऑल्टीट्यूड 30 मीटर या उससे ज़्यादा हो सकता है। फ्लाइट प्रोफाइल इसकी चेंजेबल है। वॉर हेड वेट इसका अराउंड 500 kg है। वॉर हेड टाइप इसका कन्वेंशनल एंड न्यूक्लियर माना जाता है। और ये आप देख सकते हैं इसका
पिक्चर में। नेक्स्ट, सोवियत डिजाइंड ग्रैड, हेल, स्मर्च, टॉर्नेडो और यूरागन हरिकेन जिसको बोला जाता है, ये क्या है इनके बारे में देखिए। सोवियत डिज़ाइन, इन सोवियत के टाइम के ये डिज़ाइंस चलते आ रहे हैं। जब यूएसएसआर था, मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स इनको कहा जाता है। एक टाइम में मल्टीपल, काफ़ी चीज़ें इनसे लॉन्च की जा सकती हैं। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स, इनको डिज़ाइन किया गया है पावरफुल रॉकेट्स के लिए, जो कि मिलिट्री इक्विपमेंट्स या ट्रूप्स जहाँ पे ज़्यादा हों, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो, वहाँ के लिए इनको टारगेट किया जाता है। और पॉपुलेटेड एरियाज़ में भी इनको यूज़ किया जाता है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा हैवी कैजुअलिटीज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा डैमेज होती है। तो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक करने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। BM-21 ग्रैड, ये एक तरह का मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है, MLRS है, जिसको रशियन आर्मी यूज़ कर रही है। एक बटालियन 18 लॉन्चर्स को डिलीवर कर सकती है, या अगर मतलब 1 बटालियन ऑफ 18 लॉन्चर्स, अगर एक बटालियन के पास इस तरह के 18 लॉन्चर्स हैं, वो ऑलमोस्ट 720 रॉकेट्स सिंगल वॉली में रिलीज़ कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं। ये जो रॉकेट्स हैं अनगाइडेड हैं, इतना ज़्यादा प्रिसिशन भी नहीं है, कम है इनका प्रिसिशन अगर आप टिपिकल आर्टिलरी से कंपेयर करेंगे, इसलिए इनको पिन पॉइंट एक्यूरेसी के लिए यूज़ नहीं किया जाता। इनको टारगेट को डिस्ट्रॉय, जब लार्ज नंबर के आप एक बड़े एरिया को टारगेट करें कि कहीं पे भी जाके पड़ जाए, क्योंकि लोअर प्रिसिशन है, उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज योर स्टिंगर एंटी क्राफ्ट मिसाइल। स्टिंगर एंटी क्राफ्ट, अब लिथुआनिया मिलिट्री ने डिलीवर किया है ये स्टिंगर एंटी क्राफ्ट मिसाइल यूक्रेन को। सिक्योरिटी सपोर्ट पैकेज में उन्होंने ये दिया था। ये इस तरह का वेपन है और ये एक गेम चेंजर भी है जिन सोल्जर्स के पास ये रहता है ऑन द ग्राउंड, क्योंकि एयर स्पेस को आप टारगेट कर सकते हो, कॉन्टेस्ट कर सकते हो, एनिमी दुश्मन की एबिलिटी जो है उसको कम कर सकते हो। काफ़ी गेम चेंजर है ये स्टिंगर। ये वेपन का इफेक्टिवनेस अगर आप देखेंगे मिड 1980s में बहुत देखा गया था। अफगान रेजिस्टेंस फोर्सेस जो थी उन्होंने स्टिंगर मिसाइल्स को यूज़ किया था। उनको CIA ने ये मिसाइल्स दी थी सोवियत के हेलीकॉप्टर्स को उड़ाने के लिए। और कुछ एक्सपर्ट्स क्रेडिट भी स्टिंगर्स को देते हैं, जिससे पूरे कन्फ्लिक्ट का नतीजा ही बदल गया था और एक सिग्निफिकेंट फैक्टर था कि सोवियत अल्टीमेटली हार गए थे। तो स्टिंगर को इसमें बहुत ज़्यादा क्रेडिट जो है वो दिया जाता है एयर स्पेस में अटैक करने के लिए। नेक्स्ट इज योर बैरक्टर TB2 अनमैन्ड कम्बैट एरियल व्हीकल। तो देखिए यहाँ पे बात होगी अब ड्रोन्स की। अगर इससे पहले आपने मेरा लेक्चर देखा हो कि लेसन्स इंडिया ने क्या सीखे हैं यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट से, तो हमने ये सीखा कि जब हमको अपनी लड़ाइयाँ लड़नी है, कोई तीसरा देश आके, कोई दूसरा देश आके हमारी मदद नहीं करने वाला। हो सकता है कोई UN सिक्योरिटी काउंसिल में हमारे खिलाफ वोट ना दे, हमको वहाँ से बचाए, बट हमको खुद की टेक्नोलॉजी डेवलप करनी होगी। हमको पता है कि हम अपने दोस्त चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम अपने नेबर्स चेंज नहीं कर सकते। और हमारे दो ऐसे हॉस्टाइल न्यूक्लियर देश हैं जिनके साथ हम पास्ट में भी कॉन्फ्लिक्ट में रहे हैं, युद्ध हुए हैं और फ्यूचर में नहीं होंगे। इसकी जो प्रोबेबिलिटी है हम इसको बिल्कुल नकार नहीं सकते। इसलिए हमको खुद को रेडी रखना है, अपनी टेक्नोलॉजी इंप्रूव करनी है, जो कि यूक्रेन के केस में हमने देखा कि टेक्नोलॉजी वो लोग अच्छी यूज़ कर रहे हैं ना, जैसे ड्रोन्स हो गए या वॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हो गए, तो इंडिया को वो डेवलप करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे देखिए दूसरा टूल इनके पास है, यूक्रेनियंस के पास, बैरक्टर TB2 अनमैन्ड यानी इसको कोई चलाता नहीं है, कोई व्यक्ति इसमें नहीं होता, कम्बैट एरियल व्हीकल है, टर्किश मेड ड्रोन है। ये छोटे छोटे आर्मर वेपन्स को कैरी करता है। यूक्रेन के जो एम्बेसडर हैं टू अंकारा, विसाइल बोडनार, उन्होंने कहा है ड्रोन्स जो हैं काफ़ी एफिशिएंट हैं। वीडियोज़ अगर आप यूक्रेन मिलिट्री की देखेंगे तो आपको दिखेगा किस तरह से रशिया की व्हीकल्स कॉन्वाइज को ये ड्रोन्स तबाह कर रहे हैं। टर्की ने कीव को ये अलग अलग बैचेज में TB2 ड्रोन्स जो हैं वो दिए थे। उस टाइम जो रशियन बैक्ड सेपरेटिस्ट थे डॉनबास रीजन में, ईस्टर्न यूक्रेन में, उनसे लड़ने के लिए ये जो अनमैन्ड ड्रोन्स हैं ये दिए गए थे। अब ये जो ड्रोन है ये छोटे एंटी व्हीकल वेपन्स जो है वो इसमें रहते हैं, जैसे कि रॉकेट सैन MAM-L हो गया, स्मार्ट माइक्रो म्यूनिशन हो गई और लेज़र टारगेट्स इसके रहते हैं। और ये 8 किलोमीटर तक ग्लाइड कर सकता है अपने इम्पैक्ट से पहले, अगर हम इसकी मैन्युफैक्चरर की माने तो। ओके, सो ड्रोन्स अभी बहुत ज़्यादा अच्छे प्रूव हो रहे हैं यूक्रेन की तरफ से। क्लस्टर बॉम्ब्स की बात करते हैं।
क्लस्टर बॉम्ब, इसको क्लस्टर म्यूनिशन भी कहा जाता है। ये इस तरह की मिसाइल्स हैं जो एक्सप्लोड करती हैं हवा में। हवा में ये मिसाइल एकदम फटेगी और छोटे छोटे मिनी बॉम्ब्स जो हैं वो पूरे एरिया में, फुटबॉल जितने एरिया के ग्राउंड में गिरेगा। ओके, एक मिसाइल गई ऊपर, ये ऊपर फटेगी और इसके बीच में से छोटे छोटे बॉम्ब्स जो हैं वो एक लार्जर एरिया पे गिरेंगे। ये जो मिसाइल है इनको ग्राउंड से हैवी ट्रक जो होते हैं, सिस्टम माउंटेड सिस्टम्स होते हैं, उनसे लॉन्च किया जा सकता है, प्लेन से ड्रॉप किया जा सकता है। जैसे ही ये मिसाइल अपने टारगेट के पास पहुंचती है, पहले इसका पहला आगे का हिस्सा जो होता है वो एक्सप्लोड करता है, उससे मिनी बॉम्ब्स निकलते हैं इनडिस्क्रिमिनेटली बहुत सारे एक एरिया पे, फुटबॉल फील्ड जितने एरिया पे ये बॉम्ब्स गिराता है। ये जो बॉम्ब्स हैं इनका साइज़ जितना सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं ना कैन होता है, उतना साइज़ इनका रहता है और काफ़ी इम्पैक्ट इसका रहता है। ये बॉम्ब्स अनरिलायबल भी हैं। अनरिलायबल क्यों इनको कहा जाता है? कई बार ये फटते ही नहीं हैं, एक्सप्लोड नहीं करते और नीचे जाके ज़मीन पे गिर जाते हैं। अब क्या होता है कि जब युद्ध ख़त्म हो जाएगा, बाद में कोई इंसान यहाँ पे जाएगा, बच्चे या कोई एडल्ट्स इनको हाथ लगाएंगे तो ये उस टाइम एक्सप्लोड कर सकते हैं। थ्रेट, लीथल थ्रेट बाद में ये हो सकते हैं। देखिए किस तरह से काम करते हैं। ये मिसाइल है, जैसे मैंने कहा हवा में ये खुलेगी और ये छोटे छोटे बॉम्ब्स जो हैं, बॉम्बलेट्स बोल लीजिए, ये नीचे गिरेंगे। क्लस्टर बॉम्ब्स इनको कहा जाता है। टेल एंड जो है मिसाइल की वो एक्सप्लोड नहीं करती। जो जैसे आगे मैंने आपको कहा इसका फ्रंट वाला हिस्सा जो है वही खुलता है, पीछे जो टेल है वो नहीं एक्सप्लोड करती। उसके जो डेबरी हैं वो जब वो क्रैश होता है तो वो ग्राउंड पे गिरता है, जिससे थोड़ा बहुत डैमेज हो सकता है। अब रशिया को यहाँ पे इल्ज़ाम लगा है कि उसने क्लस्टर बॉम्ब्स यूक्रेन में यूज़ किए हैं। अगर कल को ये चीज़ प्रूव होती है, देखिए हम रिसर्च बेस पे बात कर रहे हैं कि ये वेपन्स, यहाँ पे दोनों देशों में से कोई भी मानेगा नहीं कि हम ये वेपन्स यूज़ कर रहे हैं। So this is a research based thing that we are talking about what weapons are being used there. But कल को अगर ये प्रूव होता है कि रशिया, पुतिन ने ये यूज़ किया है, तो आईसीसी जो है वो वॉर क्राइम के लिए प्रोसिक्यूट कर सकता है रशिया को, पुतिन को। नेक्स्ट इज TUS-1A। TUS-1A ये एक हैवी फ्लेम थ्रोअर सिस्टम है, जिस तरह से आप पिक्चर में देख सकते हैं। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है जो कि एक टैंक पे रहता है। देखिए नीचे टैंक है और उसके ऊपर ये जो है इसको हम फ्लेम थ्रोअर सिस्टम कहते हैं। अनगाइडेड आर्टिलरी रॉकेट्स जिसमें थर्मोबैरिक वॉरहेड्स रहते हैं, इनको फायरिंग के लिए यूज़ किया जाता है। और सीनियर US डिफेंस ऑफिशियल ने रिपोर्ट किया कि रशिया ने इस तरह का ये TUS-1S जो है इसका निकनेम बुराटिनो, इसको यूक्रेन में यूज़ किया है। और इससे वैक्यूम बम्स, ये जो थर्मोबैरिक बोला जा रहा है ना, इनको दूसरे लैंग्वेज में हम वैक्यूम बॉम्ब कहते हैं, कि वैक्यूम बॉम्ब्स रशिया यूज़ कर रहा है। अब वैक्यूम बॉम्ब्स जब यूज़ करने की बात आती है ना, हेग कन्वेंशन के अंदर अगेन वॉर क्राइम में अगर ये चीज़ प्रूव हो तो प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। क्योंकि वैक्यूम बॉम्ब क्या करता है, जब आपने इसको कहीं पे फायर किया तो वहाँ पे पहले तो एक क्लाउड सा बनाता है। बिल्डिंग्स में अगर कोई भी स्पेस खुली है, दरवाज़ा खुला है, खिड़की खुली है, ये क्लाउड वहाँ से अंदर चला जाता है, सारी गैसेस के साथ, ऑक्सीजन के साथ मिक्स होके फिर जो डेटोनेटर है उससे आग लगती है और जितना ऑक्सीजन है अराउंड द रूम वो ख़त्म हो जाता है। तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि इस बार बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए वैक्यूम बम्स भी रशिया ने यूज़ किए हैं। ओके, तो फिलहाल इतने वेपन्स के बारे में हमने आज जाना, मिसाइल्स के बारे में, बॉम्ब्स के बारे में जो प्रोमिनेंटली यूज़ किए जा रहे हैं। रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन है आपके लिए, वेयर डिड द लुइस लाइट मशीन गन ओरिजिनली कम फ्रॉम? इंग्लैंड, रशिया, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या टेलीग्राम में पोल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो और कोर्सेज़ की जानकारी के लिए वेबसाइट विजिट कीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, कोर्सेज़ EMI पे भी अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच।